डियर फ्रेंड्स, आज हम बातचीत करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ये बात करने के लिए हमने जो सेशन आज का प्लान किया है वो कुछ इस तरह से है। हम पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते ही क्या हैं। फिर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं और कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। फिर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है। इसको जानने के बाद फिर हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारक हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स जो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ये सब करने के बाद फिर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में। आयोनाइजेशन कांस्टेंट एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका आयोनाइजेशन जो है इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। चूँकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है तो उसको हम एक कांस्टेंट से रिकॉग्नाइज करते हैं जिसको हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है। अंत में हम समराइज करेंगे कि आज हमने क्या जाना है। ओके, शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। उसको समझने के लिए हम इस पिक्चर पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक रेड कलर का क्रॉस लगा है जो हमको ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हमें जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वैसा नहीं करना है, यानी कि हमको उन गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को नहीं ऑपरेट करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। ये हमको अच्छे से बताया जाता है, बचपन से हम जानते हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल विद्युत उपकरण को जब हैंडल करते हैं तो हमें बताया जाता है कि गीले हाथ से नहीं करना है, या जैसे गीली जगह पे खड़े होकर नहीं करना है, अगर आप भीगे हुए हैं तब नहीं करना है। ये सब हमको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी हम लोग कुछ हद तक जानते हैं। उसका कारण हम जानते हैं कि ये होता है कि जो जो साधारणतः जो पानी जो जल हम यूज़ करते हैं वो कंडक्टिंग होता है। चूँकि वाटर कंडक्टिंग होता है इसलिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, विद्युत उपकरण यूज़ जो कर रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करके आपके शरीर में जा सकता है, जिससे जो इंसान गीले हाथों से बिजली के उपकरण को ऑपरेट कर रहा है या छू रहा है उसको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। और अब सवाल ये उठता है कि पानी को कंडक्टिंग कौन बनाता है, मतलब व्हाट मेक्स वाटर कंडक्टिंग। हम इसका जवाब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर मीन्स हमने पानी ले लिया, उसको अच्छे से डिस्टिल कर लिया कई बार, उसके बाद जो हमको प्योर वाटर उपलब्ध होता है वो प्रैक्टिकली नॉन कंडक्टिंग होता है, वो विद्युत का चालक नहीं होता है। फिर इसमें जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो हम कॉमन पानी यूज़ करते हैं, जैसे नल का पानी हो गया, कुएँ का पानी, नहर से लिया हुआ पानी या बरसात का पानी, इस हर तरह के पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व होती हैं जो पानी को कंडक्टिंग बनाती हैं। एंड अब उसको हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हमने क्या किया है, एक बीकर में हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर का सोल्यूशन ले लिया है। यहाँ पे हमने एक चीनी का घोल ले लिया पानी के अंदर, और हमने दोनों केस में 2 इलेक्ट्रोड डाल के बैटरी के थ्रू एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखते क्या हैं कि जब हम नमक का घोल लेते हैं पानी में तो हमारा बल्ब अच्छे से जल रहा है, वही अगर हम चीनी का घोल लेते हैं पानी में तो ये बल्ब अच्छे से नहीं जल रहा है। दैट मीन्स, और ये जो चीज़ होता है, दैट मीन्स ऐसे पदार्थ जिनका जल में विलयन विद्युत को प्रवाहित होने देता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इस एग्जाम्पल में हो गया। और उसी तरह से जो सब्सटेंस, वो पदार्थ ऐसे वाले जिनका जलीय विलयन विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और अब एक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये तो ठीक है, हमें डिफाइन कर दिया है कि जो विद्युत प्रवाह को अलाउ करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट है, जो अलाउ नहीं करेगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पर इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया था वो अरेनियस ने दिया था, और इस एक्सप्लेनेशन को हम बोलते हैं आनिक थ्योरी ऑफ सॉल्यूशंस, या इसको जैसे भी बोला जाता है आनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इस तरह से इसको जाना जाता है। बेसिकली क्या है जो अरेनियस ने बताया वो ये था कि कुछ पदार्थ जब उनको हम जल में घोलते हैं तो वो मुक्त तरह से चलने वाले आयन बनाता है,
जो कि बिजली के मतलब विद्युत कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था नमक का, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में डाला तो क्या हो गया, उसके अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आ गए जो विद्युत प्रवाह में सहायता करते हैं। और इस एग्जांपल हम देखें, जो पानी हम जैसे हमने पहले बताया, पानी का मॉलिक्यूल जो होता है, जल का जो परमाणु अणु होता है वो पोलर होता है, परंतु वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब उसमें कुछ उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की संभावना नहीं होती उससे। उसी तरह से अगर हम शुगर लेते हैं तो शुगर क्या होता है, वी नो दैट it is C12H22 or you know the sugar's formula, C12H22O11. now अगर हम शुगर का मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने एक चीनी का क्रिस्टल लिया, उसको पानी में घोल दिया, तो क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर हमारे को बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और चूंकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं तो ये भी विद्युत प्रवाह में सहायता नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो चीनी का घोल है वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है कंडक्शन के लिए। और जब हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, NaCl लेते हैं, यहाँ जैसे मैंने पहले बताया हमको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं जो कि कंडक्शन करते हैं। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं और हम देखते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें NaCl इन वाटर ले लिया, नमक का जलीय घोल ले लिया, और इसमें हमने एक एसिटिक एसिड का जलीय घोल ले लिया। अब हम क्या पाते हैं कि इस केस के अंदर हमने सेम सेटअप किया है जैसे पहले किया था। यहाँ पे हमारा बल्ब अच्छे से ग्लो कर रहा है, यहाँ पे ग्लो कर रहा है मगर धीमा ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्राइट ग्लो है, यहाँ पे डिम ग्लो है। जब ऐसा होता है दैट मीन्स ऐसे पदार्थ जिनका विलयन विद्युत को अच्छे से प्रवाहित होने देता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जो बहुत धीमे कम प्रवाहित होने देता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। दैट मीन्स एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो सोडियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब हम इनको थोड़ा सा समीकरण की सहायता से समझते हैं। NaCl में क्या होता है, जब हमने जल में नमक को घोला तो जो NaCl है वो डिसोसिएट होके हमको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देता है, जो कि कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आर्गेनिक से बताया था। और एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है, एसिटिक एसिड के अणु जो हैं वो टूट कर एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। पर अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो दो इक्वेशन लिखी हैं वो थोड़ा अलग अलग से लिखी, अलग तरह से दिख रही हैं। इस केस में हमने लिखा है, एक सिंगल एरो दिखाया है ये बताते हुए कि सोडियम क्लोराइड जो है पूर्णतः डिसोसिएट होकर हमको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दे रहा है, जबकि एसिटिक एसिड में केवल कुछ अणु ही टूटते हैं और बाकी ऐसे ही रहते हैं। ये जो प्रोसेस है फर्स्ट वाला केस, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन, और सेकंड प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो प्रक्रम है, जो प्रक्रिया है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा और अक्सर किताबों में देखेंगे तो ये डिसोसिएशन और आयनाइजेशन को अदल बदल के यूज़ करते हैं, परंतु हमको यहाँ पे समझना चाहिए कि डिसोसिएशन और आयनाइजेशन एक बिल्कुल अलग तरह की प्रक्रियाएँ हैं। और आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसका दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, विघटन में क्या हो रहा है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। हमको सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मालूम है, उसमें क्या होता है, सोडियम आयन होता है, उसके आसपास 6 क्लोराइड आयन होते हैं, और हर क्लोराइड आयन के आसपास 6 सोडियम आयन होते हैं, और बहुत बड़ा लैटिस होता है जिसमें सारे आयन्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। जब हम इसको पानी में डालते हैं तब क्या होगा, जो जल के अणु हैं वो इस जो लैटिस है उस पर अटैक करते हैं और आयन्स को हाइड्रेट करके सोल्यूशन में ले आते हैं। दैट मीन्स जो सॉल्वेटेड आयन्स होते हैं वो सोल्यूशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयन्स हमारे पदार्थ में पहले से थे, क्रिस्टल में पहले से आयन थे, उसको हमने डिसोसिएट कर दिया, विघटित कर दिया, तोड़ दिया। जबकि आयनाइजेशन में क्या हो रहा है, जब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं, जब हमने एसिटिक एसिड को पानी में घोला तब क्या है, एसिटिक एसिड का अणु तो जो है कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें कोई आयन उपलब्ध नहीं है। अब क्या होता है, जब जल इसमें रिएक्ट करता है, जब पानी में इसको डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड में से एक प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और एसिटेट आयन हमको देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, या आयन हमारे सोल्यूशन में बनते हैं,
तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे ये है, डिसोसिएशन दैट इज विक्टन के केस में क्या है, आयन पहले से ही क्रिस्टल में है जो कि आपस में जुड़े होते हैं, वो टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। इसके आयनाइजेशन या आयनन के केस में क्या होता है, आयन हमारे सिस्टम में जनरेट होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, ये हमको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का जलीय घोल ले लिया, यहाँ पे हमने अमोनिया का जलीय घोल ले लिया। अब हम क्या पाते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ग्लो, ब्राइट ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और अमोनिया के केस में डिम ग्लो है, मतलब बहुत धीमा सा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, फिर से हम इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो डिसोसिएट होता है, विघटित होकर मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन दे रहा है, जबकि अमोनिया के केस में हमको अमोनियम आयन और OH आयन प्राप्त होते हैं। और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मतलब ये पूर्णतः दाईं तरफ नहीं जाता है, जबकि ये रिएक्शन पूर्णतः दाईं तरफ जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर से इसमें डिसोसिएशन है, इसमें आयनाइजेशन है, विघटन और आयनन की प्रक्रिया हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनसे हम इन जो उदाहरण हमने लिए हैं विभिन्न तरह के, जो सॉल्ट्स का और शुगर का वगैरह वगैरह, जो जलीय घोल लिए, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सामान्यतः जो मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं, या तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि चीनी थी, शुगर था, या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड। और दूसरी ओर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब मोलिकुलर मीन्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स जैसे हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ये एक जनरल कंक्लूजन है जो कि लगभग हमेशा ही सही होता है, परंतु उसमें एक अपवाद भी है। वो अपवाद है HCl का सोल्यूशन। आप जानते हैं कि HCl गैस जो है एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। जब उसको पानी में घोलते हैं तो वो उसका हाइड्रेशन हो जाता है, और उसके बाद ये पूर्णतः आयनित होकर हमको हाइड्रोजन आयन और Cl आयन देता है। यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आयन पहले से उपलब्ध नहीं है, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें जो है रिएक्शन पूरा तरह से दाईं तरफ को जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, पर नॉर्मली जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो मॉलिकुलर कंपाउंड्स हैं, या तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जैसे कि चीनी थी, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली नहीं होते हैं, पर HCl एक, जैसे मैंने बताया कि एक अपवाद है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ओके, अब हम एक सवाल उठाते हैं कि सपोज हमारे पास दो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्या उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बराबर होगी? क्या उनका जो जो विद्युत चालकता है, क्या वो एक दूसरे के बराबर होगी? फिर से एक उदाहरण से समझते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरो एसिटिक एसिड का जलीय विलयन लिया, यहाँ हमने एसिटिक एसिड का जलीय विलयन लिया, और वही सेटअप हमें दोबारा से किया। तो यहाँ हम पाते हैं कि यहाँ पे ब्राइट ग्लो हो रहा है, यहाँ पे धीमा ग्लो हो रहा है। एंड इससे मतलब क्या निकलता है हमारा, कि जो क्लोरो एसिटिक एसिड का विलयन है वो एसिटिक एसिड के विलयन की तुलना में कहीं अधिक चालकता दिखाता है। अगर बाद में हम थोड़ा सा कुछ अगले सेशंस में जानेंगे इसके बारे में कि हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसमें कितना आयनन होता है, कितने आयन्स बनते हैं, तो उससे हम जान पाएंगे कि अगर हम सेम सांद्रता का विलयन लें, से हमने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया और 0.1 मोलर ही क्लोरो एसिटिक एसिड लिया, तो क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर हमारे पास लगभग 8.8 गुना अधिक आयन होंगे, इसलिए उसकी चालकता ज़्यादा होगी। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पर फिलहाल हमारा कहना ये है कि दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक कंडक्ट करता है, परंतु ये पूर्णतः आयनित नहीं होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और अब हमने देखा कि हमने जैसे दो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात किया, एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड, और हमने बताया कि क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर लगभग 8.8 गुना अधिक आयनन होता है। तो हम अब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो किसमें कितना आयनन होता है उसको हम कैसे मतलब एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में किस हद तक कितना आयनन होता है, उसको हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलते हैं।
कुछ किताबों में इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहा जाता है, जो कि बहुत ठीक नहीं है, परंतु वो इसका यूज़ होता है। तो उसको हम बोलते हैं, दैट मीन्स बेसिकली द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और यू कैन से द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन होता है, मतलब किस हद तक उसके अंदर आयनन हो रहा है। और इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, इस समीकरण द्वारा डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड। इसके मायने क्या है, मान लिया हमने 1,00,000 मॉलिक्यूल्स जैसे एसिटिक एसिड के ले लिए, हमने जल में घोल दिए, और 1,00,000 में से मान लिया 1500 मॉलिक्यूल जो है वो आयनित हो गए। तो 1500 को अगर हम 1,00,000 से भाग करेंगे तो जो नंबर आएगा वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा। आप समझ रहे, बेसिकली एक फ्रैक्शन होता है ये। एक और टर्म होती है रिलेटेड टर्म, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज आयनाइजेशन। वो भी इसी समीकरण से निकालते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसको हम 100 से गुणा करके परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया था इट विल बी से 0.013, यहाँ पे हम देखेंगे तो इट विल बिकम 1.3%। ठीक है, सो दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ ये है कि उसका एक्सप्रेशन का तरीका डिफरेंट हो जाता है। ये वो छोटा सा नंबर होता है, ये थोड़ा सा बेहतर नंबर होता है जो बात करने में आसानी होती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक ऐसे हैं जो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को प्रभावित करते हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर सॉल्वेंट मतलब मीन्स जो हमारा जो विलायक है उसकी प्रकृति क्या है। और इसमें यह पाया जाता है कि जो सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो उस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा आयनन होता है। जैसे कि जल है, जल एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है आयनन के लिए, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जल का बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक होता है एक तरह से। दूसरा कारक है टेम्परेचर। अगर हम जो विलयन का तापमान को बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि उसके अंदर आयनन ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ लाइक इक्विलिब्रियम जो है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है आयनाइज हो जाते हैं। थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। कॉमन आयंस का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को जैसे कि जो आयन, जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड हमने लिया, जल में डाल दिया, तो कुछ हद तक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स, हमने वही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 1,00,000 मॉलिक्यूल्स लिए थे, उसमें से 1500 आयनित हो गए थे। अगर हम इसी विलयन के अंदर थोड़ा सा सोडियम एसिटेट डाल दें तो क्या होगा, सोडियम एसिटेट के अंदर एसिटेट आयन मिलेंगे। वो तो एक सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पूर्णतः आयनित होगा और हमको एसिटेट आयन देगा। तो जो एसिटेट आयन्स हैं वो जो हमारा एसिटिक एसिड का विलयन था उसका जो इक्विलिब्रियम बनता है उसमें कॉमन आयन की तरह एक्ट करेंगे। और ली शार्टली प्रिंसिपल जिसके बारे में आप जानते हैं, उसके अनुसार हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो बाईं दिशा में आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो कम हो जाएगा। चौथा फैक्टर है इसके अंदर डाइल्यूशन का। अभी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है, आयनन की मात्रा जो है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो डाइल्यूशन से बढ़ती है। जितना हम डाइल्यूट करते जाएंगे उतना ही आयनन अधिक होगा। इसको हम बेसिकली जानते हैं ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ की तरह से, उसको हम समझने की कोशिश अभी करेंगे। तो ये जो फैक्टर है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का डाइल्यूशन पे से प्रभाव, उसको हम ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ से समझते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। जैसे हमने पहले बताया था, ये एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस हद तक आयनन हो रहा है उसको हम एक क्वांटिटेटिव तरीके से बताना चाहते हैं। और इसके लिए हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल ले लिया हमने। मान लिया कि एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है AB, जो आयनित होकर A+ और B- आयन देता है, और ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है AB वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब चूँकि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो उसको हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है। वो होगा A+ की कंसंट्रेशन और B- की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई AB की कंसंट्रेशन। ओके, नाउ इसको हम दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन आयनाइजेशन रिएक्शन, मीन्स आयनन प्रक्रिया के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उस साम्य स्थिरांक है, उसको हम आयनन स्थिरांक बोलते हैं। दैट मीन्स ये
हमारे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनन या डिसोसिएशन को करेक्टराइज करता है, इसलिए उसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि अगर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि यदि किसी जगह पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन अधिक है, मीन्स जैसे कि रिएक्शन ज़्यादा राइट साइड को जा रहा है, इसका मतलब ज़्यादा आयंस बन रहे हैं। ज़्यादा आयंस बन रहे हैं तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाएगा, हमारा के का वैल्यू बढ़ जाएगा। या मीन्स या उसका हम विपरीत तरह से ले सकते हैं, अगर के का मान ज़्यादा है इसका मतलब है कि आयनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होगा एंड वाइस वर्सा। ओके, ना अब हम आते हैं ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में समझने के लिए। ये बहुत एक महत्वपूर्ण लॉ है। उसमें बेसिकली क्या है, ये लॉ जो है 1888 में प्रपोज किया गया था। ये विल्हेम ऑक्सफोर्ड ने प्रपोज किया था और इसका कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये था कि उन्होंने जो वीक एसिड्स होते हैं उनमें उनका जो आयनन होता है उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया और एक लॉ डेवलप किया। उसमें समझते हैं कि मैं कैसे किया गया वो। तो उसमें उस प्रोसेस में क्या हुआ, उससे एक हमको एक गणितीय समीकरण, एक रिलेशनशिप मिला है बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हम आजकल बात करते हैं आयनन के बारे में, बट उस समय एक टर्म डिसोसिएशन यूज़ की गई थी जिसको हम अल्फा से निरूपित करते हैं, द कंसंट्रेशन सी से निरूपित करते हैं, तथा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम के से बोलते हैं। तो अब समझते हैं कि ये एक्सप्रेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं हम लोग, और ये जो एक्सप्रेशन जब आएगा उसको हम ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। चलिए इसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या लिया, हमने एक सिंपल जैसे हमने पहले लिया था, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ए भी ले लिया है जो कि आयनाइज होके हमको ए प्लस और बी माइनस दे रहा है। नाउ अगर हम इसका इस इलेक्ट्रोलाइट का सी मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ले लें और हम मान लें कि उसके अंदर जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो अल्फ़ा है, तब हमारी जैसे इनिशियल कंसिडरेशन क्या है, ए बी की कंसिडरेशन सी है, ए प्लस कोई नहीं है उसके अंदर और बी माइनस भी नहीं है, क्योंकि हम जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने सिर्फ इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला है। कुछ समय बाद उसमें जब आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो हम पाते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस आयनन के कारण से ए बी की सांद्रता जो है वो सी से कम होकर सी टाइम्स अल्फा जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि अल्फा हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। उसी प्रकार अब एक मॉलिक्यूल अगर आयनाइज होता है तो हमको एक मॉलिक्यूल एक आयन ए प्लस मिलता है, एक आयन बी माइनस मिलता है। अगर हमारे पास सी अल्फ़ा जो मॉलिक्यूल्स हैं आयनाइज होते हैं तो हमको सी अल्फ़ा ए प्लस का मिलेगा और सी अल्फ़ा बी माइनस का मिलेगा। और जब साम्य स्थापित हो जाएगा तब हम पाएंगे कि जो हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ए बी की वो सी इंटू वन माइनस अल्फ़ा होगी, ए की कंसंट्रेशन सी अल्फ़ा होगी और बी माइनस की कंसंट्रेशन भी सी अल्फ़ा होगी। अगर अब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें, जो हमने डिफाइन किया था कि ए प्लस इंटू बी माइनस बाई ए बी है, इसमें ए प्लस का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डाल दें, बी माइनस का और सब्स्टिट्यूट कर दें, तब हम पाएंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा बाई सी टाइम्स वन माइनस अल्फ़ा होगा। ये हमारी कंसंट्रेशन ए प्लस की है, ये बी माइनस की है, ये ए बी की है एट इक्विलिब्रियम। वो सिंप्लीफाई करने से हमें मिल जाता है सी अल्फ़ा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फ़ा। अब हम आगे चलते हैं और मानते हैं कि अगर जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है कि आयरन की मात्रा काफ़ी कम होती है, अगर हम ये एजम्पशन मान लें कि अल्फ़ा का मान जो है एक से काफ़ी कम है, तब क्या होगा, अगर जब हम डिनोमिनेटर में अल्फ़ा को एक की तुलना में इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम छोड़ देंगे तो हमें बस के का मान क्या आ जाएगा, के विल बी इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज करके अल्फ़ा के बारे में लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई सी। एंड अब हम आगे ये भी जानते हैं कि जो सी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वन बाई बी। दैट मीन्स किसी भी विलयन की जो सांद्रता है उसके आयतन पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लिया हमने 1 ग्राम नमक लिया, उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी में डाल दिया तो कुछ सांद्रता होगी। अगर हम वॉल्यूम पानी का बढ़ाते जाएंगे और हम सॉल्यूट हमने उतना ही रखा है तो उसका सांद्रता कम होती जाती है। दैट मीन्स देयर इज़ ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में। तो हम यहाँ पे सी की जगह पे हम 1/v सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑफकोर्स बीच में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा, तो हमारा अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, इट विल बिकम नाउ स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू वी।
स्क्वायर रूट ऑफ के, चूँकि के कांस्टेंट है और जो हमारा 1/c के साथ भी एक यहाँ पे कांस्टेंट आया था, वो सब कांस्टेंट मिला के इसको बाहर ले जाते हैं, दैट बिकम्स ए कांस्टेंट के प्राइम, और हमारे पास एक टर्म बच जाती है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू के प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ बी, और वी कैन से के प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ सी, जहाँ पे के प्राइम हमारा स्क्वायर रूट ऑफ के बराबर होता है। इसके माने क्या है? इसके माने ये हैं कि अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं, या ऐसे यहाँ ले लें, बी बढ़ाने का मतलब है कि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ने से अल्फ़ा का मान बढ़ रहा है, या कंसंट्रेशन बढ़ाने से, घटाने से अल्फ़ा का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ है, और जो ये इस तरह से इसको स्टेट कर सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे हमने यहाँ दिखाया है दैट अल्फा द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमारी सांद्र जो डाइल्यूशन है उसके स्क्वायर रूट के, मीन्स बी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ है, और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली बाय डिटर्मिनेशन, और जो उसका अल्फ़ा जो है हम इस तरह से निकालते हैं, अल्फ़ा इज़ डिफाइंड एज लैम्डा वी बाई लैम्डा इन्फिनिटी। ये आप जानते हैं इसके बारे में, लैम्डा वी क्या होता है? लैम्डा वी इज़ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रोलाइट एट डाइल्यूशन वी, और जबकि अल्फ़ा इन्फिनिटी जो है, लैम्डा इन्फिनिटी जो है, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है। तो इसका रेशियो से हम अल्फ़ा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, अल्फ़ा मिल जाएगा तो हम के का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यही दिस इज़ बेसिकली आवर ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ, विल बी यूजिंग दिस। तो जब आप आगे बढ़ेंगे हम, तो जब हम आने के लिए उनके डिफरेंट सिस्टम्स लेंगे, तो वहाँ पे ये लॉ हमारा उपयोगी होगा। ओके, चलिए अब हम इसको एक बार थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि अपने अभी क्या बात किया है। आज हमने बेसिकली स्टार्ट किया था ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया था नमक का जलीय घोल और चीनी का जलीय घोल लेके, उससे हमने कंपेयर करके बताया था कि वो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका जलीय घोल विद्युत प्रवाह को अलाउ करता है। और फिर हमने बात किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। यहाँ हमने नमक के घोल लिया था और एसिटिक एसिड का घोल लिया था, तो हमने पाया था कि एसिटिक एसिड जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन भी किया था दो चीज़ें, विक्टन दैट इज़ डिसोसिएशन, और आयनन दैट इज़ आयनाइजेशन। इन दो टर्म्स में क्या रिलेशनशिप है और क्या डिफरेंस है, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर हमने डिफाइन किया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन के बारे में बताता है। और फिर हमने डिफरेंट फैक्टर्स लिए जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के को अफेक्ट करते हैं। और लास्ट में हमने बात किया कि आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, और उसको डिफाइन करने के बाद हमने ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में थोड़ा सा समझाया है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एसिड्स और बेसिस का डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे अगली बार। थैंक यू वेरी मच।